हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हम जैसे आईटीआई थ्योरी के अंदर पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रतिरोध, तो उसी तरीके से आपका एक कैपेसिटर भी एलिमेंट होता है। तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम बताएंगे कैसे चार्ज होता है, कैसे एनर्जी स्टोर करता है, किस प्रकार का अवयव है, कैसे इसको संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो बच्चों, ज्यादा इंतजार ना करते हुए हम चलते हैं क्लास के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहले मेरे को आप बताइए कि कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपेसिटर को हिंदी में बोला जाता है संधारित्र। तो बच्चों, संधारित्र एक अक्रिय अवयव है। अक्रिय अवयव मतलब पैसिव अवयव है, जो विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संरक्षित करता है। विद्युत क्षेत्र बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है, आवेश बोलते हैं जिसको, और आवेश किससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, संधारित्र कौन सा अवयव है, अक्रिय अवयव। संधारित्र किसके रूप में ऊर्जा को संरक्षित करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है बच्चों, इसको अक्रिय अवयव क्यों बोला जाता है, संधारित्र को अक्रिय अवयव इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसको चार्ज होने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बाहरी आवश्यकता पड़ गई स्रोत की, तो वो अक्रिय अवयव होता है, और जिसको जरूरत नहीं पड़ती वो सक्रिय अवयव होता है। अब आप कहोगे कि सर कैपेसिटर तो ऊर्जा स्टोर भी करता है। बिल्कुल करता है बच्चों। पहले उसको चार्ज होने के लिए पहले खुद को सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, एक बात बताओ, कोई भी चोर है अगर चोरी करता है तो उसके बाद अगर वो सुधर भी जाता है, परंतु उसका नाम चोर ही रहता है ना। तो बच्चों, इसलिए एक बार अगर उसने सप्लाई की जरूरत पड़ गई तो वो कौन सा अवयव होगा, अक्रिय अवयव। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों आपके अक्रिय अवयव होते हैं। संधारित्र को C से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ये धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि कौन कौन सी आकृति में होते हैं, गोलाकार, आयताकार और बेलनाकार। ये इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य वायु, माइका आदि कुचालक पदार्थ होते हैं, और ये कुचालक पदार्थ पराविद्युतांक, जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जब इस संधारित्र को किसी धारा प्रवाह से जोड़ा जाता है तो विद्युत ऊर्जा एकत्रित करता है, मतलब इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। यह विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है तथा इसके इस गुण को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, मतलब कैपेसिटेंस कहते हैं। तो बच्चों, जो आपका कैपेसिटर है वो दो इलेक्ट्रोड से बना होता है, दो प्लेटें होती है इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं, और जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Q। तो इसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा अभी सप्लाई से जोड़ के, कि कैसे इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य V वोल्टेज दी जाए तथा प्लेटें Q कूलम आवेश से आवेशित हो तो बच्चों, एक डायग्राम बना के बताता हूं मैं। ये वोल्टेज सोर्स है कोई, और ये मैंने लगा दिया कैपेसिटर C। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो ये इस तरीके से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और आपको सोर्स कौन सा हो गया, V। तो बच्चों, यहां से अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर वोल्टेज से आपका चार्ज होना स्टार्ट हो गया, तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं Q जो है वो समानुपाती हो गया V से, क्योंकि जितना ज्यादा उसके वोल्टेज होगा वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, यहां से अगर मैं समानुपाती हटाता हूं तो मेरे पास C आ जाएगा, CV। जैसे प्रतिरोध के अंदर लिखते हो ना, V बराबर IR। R क्या होता है, प्रतिरोध, जो नियतांक होता है। तो यहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस, जो आपका स्थिर मतलब नियतांक रहेगा। जहां C एक नियतांक है और इसे धारिता कहते हैं, इसकी इकाई फैराड होती है। तो बच्चों, यहां पर आपका क्या आएगा, ये समानुपाती आएगा। तो V समानुपाती Q, मतलब Q समानुपाती V। तो बच्चों, होता आपका Q समानुपाती V ही है, परंतु आप लोग पढ़ते ये चीज हो। तो वोल्टेज देने से आपका चार्ज है वो कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो Q बराबर CV, और यहां पर V आपका नीचे आ जाएगा अगर आपको C निकालना है। तो बच्चों, Q ऊपर है, Q का कूलम होता है, Q क्या होता है, आवेश, और V क्या होता है, वोल्ट। तो डिवाइड में क्या आ गया, वोल्ट। तो बच्चों, यहां से मैं अगर बताऊं कि 1 फैराड मतलब कैपेसिटेंस बराबर 1 कूलम का आवेश डिवाइड 1 वोल्ट का वोल्टेज।
तो आपको 1 फैराड का कैपेसिटेंस मिल जाएगा साधारणतरता। तो वही चीज लिखी है 1 फैराड बराबर 1 कूलाम डिवाइड 1 वोल्ट। तो बच्चों 1 म्यू एफ होता है माइक्रो फैराड, वो होता है 10 की पावर -6। और अगर आपने इसको 2 बार लिख लिया, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, तो बच्चों 10 की पावर -12 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो तो घात जुड़ जाती है। -6 और -6 -12, 10 की पावर -12 फैराड। और 10 की पावर -12 होता क्या है पिको फैराड, ठीक है। 1 फैराड उस चालक की वह धारिता है जिसको 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। तो यही बात है, 1 कूलाम का चार्ज, 1 वोल्ट की बैटरी, तो 1 फैराड का कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है, यदि किसी साधारणतर के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य अचालक माध्यम हो तो उसे क्या कहते हैं परावैद्युतांक। जैसे हवा, अभ्रक, रबड़। अभ्रक को बच्चों क्या बोलते हैं माइका। तो ये इसके बीच में जो पदार्थ भरे जाते हैं उसको बोलते हैं अचालक, जिसको हम बोलते हैं क्या इंसुलेटिंग मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक। तो ये बच्चों साधारणतर की धारिता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, C बराबर होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। अभी आगे आएगा ये फॉर्मूला। तो अगर हम यहां से बात करें पहले से, देखिए कि यह प्लेटों के मध्य जो प्लेटों का क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। तो बच्चों C जो है वो A के क्या है समानुपाती, तो C समानुपाती A। और C क्या होता है बच्चों Q/V भी होता है। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो C बराबर क्या आ जाएगा Q/V। तो यही चीज मैंने फिर से लिख दी। तो यहां पर देखिए यदि क्षेत्रफल कम होगा तो विभवांतर बढ़ जाएगा और धारिता कम हो जाएगी। ये कैसे बोल दिया इसने, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो कैपेसिटेंस तो कम होगी। क्यों? क्योंकि समानुपाती है। तो बच्चों धारिता तो कम हो जाएगी, धारिता कम होगी तो वोल्टेज क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विलोमानुपाती है। तो ये देखो क्षेत्रफल कम हुआ तो विभवांतर बढ़ गया और धारिता क्या होगी बच्चों कम हो गई। इसी तरीके से प्लेटों के बीच की दूरी, यह प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती होती है और C विलोमानुपाती D। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो, तो मतलब डिस्टेंस अगर कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो देखिए D कम होने पर प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी, C अगर बढ़ गया तो बच्चों यहां से वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये देखिए एक दूसरे के क्या है विलोमानुपाती। तो बच्चों आपका विभवांतर है वो घट जाएगा और धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटों के मध्य रखे माध्यम पर यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक, इसको बोलते हैं क्या डाई इलेक्ट्रिक, मोम, कांच, अभ्रक आदि रख जाए तो धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि C समानुपाती क्या होता है K। तो बच्चों जब भी कोई प्लेट के मध्य हम मोम रखते हैं, कांच रखते हैं, अभ्रक रखते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है बच्चों बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसकी डिस्टेंस और एरिया पर निर्भर करता है। और आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, वो आपका फॉर्मूला होता है ये। अभी इसके बारे में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन R क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है। तो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपका यही आने वाला है, ठीक है। अब साधारणतर की ऊर्जा जो होती है, किसी साधारणतर को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह साधारणतर में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह साधारणतर में इकट्ठी ऊर्जा हो जाती है। बच्चों सबसे पहले साधारणतर में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, और इंडक्टर जो होता है प्रेरकता उसके अंदर किस में होती है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो E बराबर 1/2 CV², और इसका मात्रा क्या होगा जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि Q बराबर होता है CV। तो बच्चों अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं E बराबर 1/2, और यहां पर देखिए Q बराबर CV, तो एक CV बाहर निकालूं तो Q
और V, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और ऐसा क्यों लिख सकता हूं यह भी बता देता हूं। देखिए E बराबर 1/2, Q की जगह क्या लिखना है CV, Q की जगह CV इंटू V। तो ये देखिए 1/2 CV स्क्वायर, वापिस वही आ गया ना। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। तो बच्चों ये दोनों नोट कर लेना, कॉपी में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। समांतर प्लेट साधारणतर की धारिता। तो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, C बराबर एप्साइलेंट नोट एप्साइलेंट R A/D। तो बच्चों इस फॉर्मूले पर ही पूरी कहानी टिकी हुई है। अब एप्साइलेंट नोट है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसको स्पेस परमिटिविटी कहते हैं। एप्साइलेंट R निष्पेक्ष या सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, जिसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। और हवा के लिए मान इसका कितना होता है, 1 होता है। ए जो है वो प्लेट का क्षेत्रफल है और किसमें होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर में। और डी है प्लेटों के मध्य दूरी, किसमें होती है बच्चों, मीटर के अंदर। तो यहां से अगर मैं कहूं तो C बराबर ये फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि एप्साइलेंट है वो एप्साइलेंट नोट इंटू एप्साइलेंट R के बराबर होता है। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो। तो बच्चों C जो है वो A के तो समानुपाती है और D के क्या है, विलोमानुपाती, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखना, इस पर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, गोलाकार साधारणतर की धारिता में। तो गोलाकार साधारणतर की धारिता, गोलाकार किसको बोलते हैं बच्चों, स्फीयर को, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर। तो इसको हम किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो ये आपका एक इसका फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या होता है बच्चों, एप्साइलेंट R इंटू R, और डिवाइड में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और ये किस में होता है, फैराड में होता है। ठीक है ना। एप्साइलेंट R यहां पर बच्चों क्या है, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और R क्या है, गोले की त्रिज्या। क्यों, क्योंकि हम गोलाकार चीज पढ़ रहे हैं ना। तो गोलाकार की अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये होगी। ठीक है ना। तो गोलाकार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ ए स्फीयर। जैसे कोई चीज आपकी स्फीयर में होती है ना, तो उसकी भी तो कैपेसिटेंस होती है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक गोलाकार चीज बनाऊं इस तरीके से, तो बच्चों यहां पर जो ये चीज बन रही है, ये चीज, ये क्या है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये देखिए, ये आपकी क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। तो मतलब इस तरीके से जब आप रोटेट करते हो तो वहां पर आपकी गोलाकार साधारणतर की धारिता निकालनी हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हवा में एप्साइलेंट R बराबर 1 होता है, और ये मैंने आपको C बराबर बताया है कि R डिवाइड 9 इंटू 10⁹। जब बच्चों ER एप्साइलेंट R का मान 1 रख देंगे तो C बराबर 1 इंटू R डिवाइड में 9 इंटू 10⁹। तो बच्चों 1 की गुणा करेंगे तो वापिस वही आ जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही मैंने लिखा है, और ये आप याद रख लेना, मान क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और आ भी सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, साधारणतर को जोड़ रहे हैं, किसमें, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो बच्चों इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं। हमारे पास 3 इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और कौन सा, मिश्रित। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। यदि समान आवेश प्रत्येक साधारणतर की प्लेटों पर हो तो उसे श्रेणी क्रम जुड़े साधारणतर कहते हैं। तो बच्चों श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज। तो यहां पर देखिए C1 C2 C3 ये सारे आपके किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और बच्चों श्रेणी में जब जुड़ता है ना कैपेसिटर, तो ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध श्रेणी में क्या होता है बच्चों, सीधा जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको जोड़ा जाता है 1/C1 1/C2 1/C3। तो इसका जो है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, यहां पर देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहां पर मेरे को टोटल C निकालना है, C टोटल। तो अगर मैं यहां पर मान देता हूं इसका 4 फेरड, इसका दे देता हूं 3 फेरड, इसका 6 फेरड, तो इसका C टोटल कैसे निकलेगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6।
ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं करूं इसको सोल्व, तो 1/c टोटल किसके बराबर आ जाएगा, नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 को 4 से भाग किया 3, 12 को 3 से भाग किया 4, 12 को 6 से भाग किया 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9/12। तो बच्चों 1/c की वैल्यू आई है। अगर मैं c की बात करता हूं तो उल्टा हो जाएगा, 12/9, मतलब 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो 4/3 फेरेड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से C आपका है वो R के उल्टा जुड़ता है, जैसे वो समांतर में जुड़ता है ये श्रेणी में जुड़ता है। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं तो इसका फॉर्मूला आपका एक ये भी हो सकता है, जब दो कैपेसिटर आपके किस में जुड़े हो, श्रेणी में, तो बच्चों C1 इंटू C2 डिवाइड मल्टीप्लाई ले लेना C1 प्लस C2, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि 6 और 6 का या 6 और 4 का जुड़ा है, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए समांतर क्रम में अगर जुड़े हो तो बच्चों यदि समस्त संधारित्रों की एक प्लेट जो है एक समान बिंदु पर व दूसरी प्लेटें दूसरे समान बिंदु पर जुड़ी हो, तो कुल धारिता जो C है वो कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना। कैपेसिटर जो है वो समांतर में जुड़ जाता है। तो बच्चों यहां पर C1 C2 C3 तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो समस्त संधारित्रों की एक प्लेट एक समान बिंदु पर, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर बात करता हूं, तो ये भी आपका इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये भी इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है दूसरे बिंदु से, और ये भी आपका तीसरा इससे जुड़ा हुआ है। सारे किस में बच्चों, पैरेलल में है, तो समांतर में डायरेक्ट आपका जुड़ जाता है। एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कैसे। जैसे 3 कैपेसिटर कह दें कि समांतर में, सॉरी श्रेणी में बना दिया, ये समांतर का है ना, तो समांतर में लगाइए, इस तरीके से मैंने लगा दिया समांतर में। ठीक है। और वो कह दे कि इसका जो टोटल है वो कितना होगा, C टोटल, ये आपका क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू मैं आपको दे देता हूं कि इसकी 2 फेरेड है, इसकी भी 2 फेरेड है, इसकी 2 फेरेड है। तो बच्चों इसका जो C टोटल है वो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये तो सीधा जोड़ देना है, तीनों है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 फेरेड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ध्यान क्या रखना है कि जैसे R सीरीज में जुड़ता है वैसे C हमारा समांतर में जुड़ता है। कहने का मतलब बेटा R C का उल्टा है। ठीक है ना। तो समांतर में C जुड़ता है और C जो है श्रेणी में क्या होता है, कम होता है। अब एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से रखना कि बच्चों अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस, कुल संधारित्रता ज्यादा चाहिए तो कनेक्शन किस में करोगे, समांतर में करोगे, समांतर में जुड़ जाता है। श्रेणी में तो 1/1 होता है तो कम होगा। तो 2 क्वेश्चन बनता है, अगर आपको टोटल संधारित्रता ज्यादा चाहिए तो समांतर क्रम में संयोजित करिए, अगर कम चाहिए तो श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब श्रेणी और समांतर तो आपने पढ़ लिया, अब मैं आ गया हूं मिश्रित क्रम में। मिश्रित क्रम में कैसे जोड़ेंगे, सर्वप्रथम समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता को ज्ञात करेंगे और फिर इसे श्रेणी क्रम में मानकर कुल संपूर्ण धारिता ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों अगर मैं यहां से एक बात कहूं आपसे, तो ये देखिए पहले मैंने किस में जोड़ा हुआ है, समांतर में। तो अगर मैं इन तीनों का निकालूं तो बच्चों आपको पता है कि इतने इतने का निकालूंगा तो ये तीनों समांतर में है। तो मेरे पास C1 C2 C3 तीनों का जोड़ आ गया। ये देखिए C1 C2 C3 इसका आ गया। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने मान लिया CP या कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है। और उसके बाद में ये 3 बचे हुए थे C4 C5 C6, तो C4 C5 C6 और ये CP और डिवाइड में V। अब ये आपका डिवाइड है, ये वोल्टेज है। अब यहां पर बच्चों सारे श्रेणी में आ गए, तो मेरे को अगर मैं 1/C टोटल निकालूं तो आपका क्या आ जाएगा, 1/CP। CP मतलब बच्चों इसका, ठीक है, और 1/C4 और इसके आगे क्या है 1/C5 और 1/C6। तो जो आएगा और C टोटल निकाल के उल्टा कर दूंगा,
ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बच्चों मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहां पर C1 है, इस तरीके से एक ये ले लेते हैं और एक आपका और ले लेते हैं, ये चीज है। ये मेरे पास 3 बन गए बच्चों कैपेसिटर, लगा दिए मैंने। और उसके बाद में यहां पर मैं 2 है कि 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपका सेम एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ये मैंने ले लिया और यहां पर टोटल वोल्टेज है V प्लस माइनस। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, बस आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताइए, अगर मैं कह देता हूं इसकी 4 वैल्यू है, इसकी आपकी 2 है और इसकी 6 है, ठीक है ना। और यहां पर मैं कह दूं 4 है, ये 3 है, ये 2 है। अब इसका निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले आपका एक ही काम होगा कि इनको समांतर वाले को जोड़ दो। 4 और 2 6, 6 और 6 12 का बन गया ना ये। अब ये 12 फेरेड का है, ये 12 का बन गया। उसके बाद 4 3 2, ये 4 का है, ये 3 का है और ये कितने का है बच्चों, 2 का। अब मैं यहां से निकालूंगा 1/C टोटल, वही चीज वापस बना दी, 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से, तो एलसीएम बच्चों आ जाएगा 12 को 12 से भाग किया 1, 12 को 4 से 3, 12 को 3 से 4 और 12 को 2 से 6। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14/12। अब 14/12 फेरेड जो है वो किसके बराबर है, 1/C के। तो C करोगे तो बच्चों उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कितना हो जाएगा, 12/14 मतलब 6/7। अगर आपने 7/6 कर दिया तो बच्चों गलत हो जाएगा और नंबर भी कट जाएगा, सिलेक्शन भी रुक जाएगा। ये करना मत भूलिए लास्ट वाला। तो बच्चों ये था मिश्रित संयोजन, एक बार आप करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि कैपेसिटर जो है वो प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। अब हम प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं आज की क्लास पे। तो देखिए प्रश्नोत्तरी में क्या कह रहा है, किसी संधारित्र में आवेश का मान 50 कूलाम है और वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, तो संधारित्रता का मान क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, होता है ना, Q बराबर CV। तो Q बराबर अगर मैं CV की बात करूं तो C हमारी क्या है, संधारित्रता, V हमारा क्या है, वोल्टेज, और Q हमारा क्या है, आवेश। तो बच्चों यहां से Q आपका दे रखा है 50 कूलाम, 50 कूलाम, और B कितना दे रखा है, 200 वोल्ट, और निकालना क्या है, C। तो यहां से Q कितना है, 50 है ना। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, 50 बराबर C आपको निकालना है क्या, ठीक है, और V कितना है, 200। तो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो C बराबर कितना आ जाएगा, 50 और इसके डिवाइड में चला जाएगा 200। मोस्टली बच्चों क्या करते हैं, 200/50 कर देते हैं। बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं 3x बराबर 6 है, तो x बराबर आप क्या देखते हो, 3 भाग में जाता है ना, तो C के साथ वाला भाग में जाएगा, 50/200। तो 50/200 करने पर हमारे पास क्या आ गया, 50 एकम 50, 50 चौका 200, 1/4 होता है 0.25 और क्या आ जाएगा, फेरेड, क्योंकि C का मात्रा क्या होता है, फेरेड। तो बच्चों आपका आंसर है वो 0.25 फेरेड आएगा। और ये मत कर दीजिए 4, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको C निकालना है ना, तो गुणा वाला है वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर है वो 0.25 फेरेड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से पहले फॉर्मूला लिखिए, जो डाटा दिया हुआ है वो लिखिए, उसके बाद आप C निकालिए। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की संधारित्रता का मान 0.5 फेरेड है जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, तो संरक्षित ऊर्जा का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, तो आपको दिया गया है C का मान 0.5 फेरेड, V दिया है 200 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है, ऊर्जा।
तो ऊर्जा बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो E बराबर 1/2 और C कितना है, C आपका 0.5 है और V कितना है 200 इंटू 200, V का स्क्वायर है ना, ठीक है जी। तो यहां से मैंने पॉइंट हटा लिया, नीचे लिख दिया 10, ठीक है बच्चों। तो ये 10 से 10 कट जाएगी और 2 पंजे 10। अब देखिए बच्चों यहां से क्या आएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 और 50 और उसके बाद में 2 जीरो, 5000 जूल या फिर 5 किलो जूल, तो 5 किलो जूल। तो बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका 5 किलो जूल ही आएगा 1/2, C का मान 0.5 और V का मान 200 इंटू 200। तो यहां पर 5/10 क्यों किया, पॉइंट हटा दिया, तो बच्चों 10 से 10 कट गई और 2 5 सॉरी यहां पर 2 इंटू 10 आएगा ना, 2 इंटू 10 20 होता है, एक सेकेंड, 2 इंटू 10 20 होता है, 2 दाई 20 होता है ना। अब देखिए तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, 10 5 50, 50 इंटू 2 100 और 100 के आगे 2 जीरो, मतलब क्या होगा 100 के आगे 2 जीरो। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, देखिए यहां पर 5 है, 5 इंटू 2 10 कर दिया, उसके बाद में 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो आ गई। तो बच्चों यहां से आपका 10 किलो जूल बनेगा, क्या बनेगा 10 किलो जूल। तो 10 किलो जूल मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। 10 किलो जूल, 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर होता है। तो अगर मैं 1000 से भाग करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 10 किलो जूल। तो आंसर तो आपका फिर भी डी ही आएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको धारिता निकालनी है। तो धारिता बच्चों कैसे निकालोगे, ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर वो श्रेणी क्रम में है तो 8 और 8 का 4 हो जाएगा बच्चों। जैसे प्रतिरोध समांतर में पढ़ते थे कि अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो बच्चों हम क्या करते थे, उसका आधा करते थे। फिर भी मैं इसका निकाल देता हूं, कितना आएगा देखिए, C1 इंटू C2 डिवाइड C1 प्लस C2। तो यहां पर मेरे पास 8 इंटू 8 डिवाइड में 8 और 8 16, 8 दूनी 16 और 2 चौके 8। तो मैंने आपको बिना देख के बता दिया था कि 8 और 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास 4 बन गया, इसका 4 और 4 किस में हो गया, समांतर में, और समांतर में कैपेसिटर जुड़ जाता है। तो 4 और 4 8, एक बन गया 8 का और एक ये फिर आपका 8 का आगे दिया हुआ है। ये टर्मिनल ए है और ये कौन सा है, बी है। तो बच्चों 8 और 8 का फिर से श्रेणी में है। तो बच्चों 8 और 8 का श्रेणी में है, तो अभी हमने निकाला ही था 8 और 8 का, फिर से वापस आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो ए और बी टर्मिनल के मध्य है वो आपकी 4 फैराड हो जाएगी, ठीक है ना। 8 और 8 का आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि श्रेणी में कैपेसिटर का मान घट जाता है। तो आपका जो आंसर है बच्चों क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। बच्चों यहां पर निकालने के बाद भी 8 और 8 जोड़ मत देना, 16 आपके ऑप्शन में है। कई बार क्या होता है, प्रतिरोध वाला दिमाग में रह जाता है ना कि लास्ट में जोड़ना है, श्रेणी में है। ऊपर देख लेना कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन में साधारणतर से संबंधित कथन नहीं है। बच्चों एक बात बताओ कि Q बराबर हमने पढ़ा CV, एनर्जी बराबर हमने पढ़ा 1/2 CV स्क्वायर, और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने पढ़ा E बराबर 1/2 Q इंटू V, क्योंकि Q का मान CV होता है ना, तो CV इंटू V CV स्क्वायर। परंतु ये नहीं पढ़ा हमने, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये तो फॉर्मूले सारे सही हैं, ये हमने पढ़े भी हुए हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, और E बराबर 1/2 और QV। बच्चों QV क्यों होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। देखिए इसको परिभाषित कर रहा हूं, E बराबर 1/2, Q की जगह क्या लिखूं, CV और इंटू V। तो 1/2 C और V इंटू V क्या होता है, V स्क्वायर। तो वही चीज वापिस आ गई, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बच्चों इस तरीके से हमने कैपेसिटर जो है वो पढ़ा है आपके साथ। तो कैपेसिटर से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के रूप में नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा। पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का संयोजन कैसे करते हैं, आवेश कैसे होता है, ऊर्जा को संरक्षित कैसे करता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसको आप नोट कीजिए कॉपी पे और बार बार पढ़िए, ठीक है ना। कोई चीज समझ में ना आइए तो बेटा इसके पीछे जाके वापस पॉज करके वापस पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप बोलिए कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जब आप dlife.fun टाइप करोगे तो डेमो के तौर पर आपको वीडियो वहां से मिल जाएगी। और डेमो के बाद बच्चों आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है dlife.fun नाम से ऐप होगी, और किस पर, गूगल पर आप किसी भी स्रोत पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और विजिट कर सकते हो बच्चों www.dlife.fun पर। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप बने रहिए और एनर्जी के साथ आप क्वेश्चन करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।